हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम यूनिट 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है मल्टी कल्चरल काउंसलिंग एंड गाइडेंस। और इस यूनिट में आपके एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं वो हम कवर करेंगे, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स नहीं हैं ऐसे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको इसमें अभी समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं पहले मल्टी कल्चरलिज्म के इंट्रोडक्शन से। Multiculturalism is the appreciation, acceptance, or promotion of multiple cultures applied to the demographic makeup of a specific place, usually at organization level। मतलब जब हम दूसरे कल्चर के लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनको भी आगे प्रमोट करते हैं, मतलब उनको दबाने की बजाय उनको भी आगे बढ़ाते हैं अपने साथ, तो उसको हम मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं। ये कहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती है? जैसे स्कूल लेवल पे अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं जिनको आगे हम प्रमोट करते हैं, आगे आने के लिए, अपने कल्चर की नई नई बातें बताने के लिए, अपने कल्चर के बारे में शो करने के लिए। कुछ जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो डांस के थ्रू शो करते हैं, कुछ अपने एनुअल फंक्शन में, कुछ अलग अलग फंक्शंस के थ्रू मल्टीकल्चरलिज्म दिखाते हैं। तो ये स्कूल लेवल पे हो सकता है, बिजनेस लेवल पे हो सकता है, नेबरहुड, सिटीज, नेशंस। तो मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है जब हम रिस्पेक्ट फॉर एथनिक डाइवर्सिटी, मतलब जो हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है या किसी भी कंट्री में जो अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप के कल्चर हैं, उसकी जब रिस्पेक्ट करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं मल्टीकल्चरलिज्म। अब इसमें गाइडेंस और काउंसलिंग का क्या रोल है? मल्टीकल्चरलिज्म इन मल्टीकल्चरल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, काउंसलर एंड क्लाइंट आर डिफरेंट। कई बार क्या होता है मल्टीकल्चरलिज्म में, क्या होता है कि काउंसलर और क्लाइंट दोनों अलग अलग कल्चर्स के होते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। दीज डिफरेंसेस आर जनरेटेड बाय सर्टेन कल्चर, क्योंकि उनका कल्चर अलग है तो उनकी सोशलाइजेशन अलग तरीके से हुई है, इसलिए वो दोनों में फ़र्क आ जाता है। अब जैसे काउंसलर अगर कोई वेस्टर्न कंट्री का है और आप इंडियन हो, तो आपके में कल्चर का फर्क है। We consider all guidance and counseling to be multicultural in the sense that counselor needs to recognize that of all their clients bring their own unique personal history and culture। अब यहाँ पे देखो काउंसलर का रोल क्या है, क्योंकि काउंसलर के पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसके कल्चर के हों। उसके क्लाइंट्स बहुत अलग अलग डाइवर्स कल्चर के हो सकते हैं, लेकिन काउंसलर जो है वो एक पर्टिकुलर कल्चर का है, तो उसको अलग अलग कल्चर के साथ डील करना है। ठीक है, तो अब इसमें काउंसलर को ये चीज़ पहले से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी क्लाइंट्स उसके पास आए हैं वो सारे अपनी यूनिक पर्सनल हिस्ट्री और अपने पर्सनल कल्चर के साथ आए हैं। तो जो उन क्लाइंट्स की परसेप्शन है या फिर जो उनके कल्चर में जो नॉर्म्स हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए काउंसलर को, कि उस पर्टिकुलर कल्चर में किस तरह की वैल्यूज़ होती हैं और उसमें किस तरह के नॉर्म्स होते हैं, और उस कल्चर में क्या चीज़ें यूजुअली एक्सेप्टेड हैं और किन चीज़ों को हम नॉर्मल नहीं मानते हैं, क्योंकि कल्चर में बहुत फ़र्क आ जाता है। अब जैसे अगर कोई अपनी मैरिज को लेकर डिस्कस करने आ रहा है काउंसलर के पास, और अगर वो एशियन कंट्री का है, तो काउंसलर को ये पता होना चाहिए कि एशियन कंट्रीज़ में मैरिजेस को लेके जैसे डाइवोर्स हो गया या कोई भी इशू हो गया, उसके वो बहुत ज़्यादा ओपनली डिस्कस नहीं करा जाता है। तो इसमें कई बार क्लाइंट जो है बहुत हेजिटेंट होता है। वही अगर कोई काउंसलर के पास वेस्टर्न कंट्री से कोई आता है अपनी मैरिज के इश्यूज़ को लेके, तो वहाँ पे कल्चर इन चीज़ों को लेके ओपन है। तो काउंसलर को किस क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कैसे इन्फॉर्मेशन डील निकलवानी है और कैसे उसको कंफर्टेबल फील कराना है, इसके लिए उसको ये नॉलेज होनी काउंसलर को बहुत ज़रूरी है कि उसके कल्चर में क्या चीज़ें नॉर्मल मानी जाती हैं, किन चीज़ों को ज़्यादा ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता है, और उनकी उस कल्चर की वैल्यूज़ क्या हैं, उस कल्चर के बिलीव्स क्या हैं। जैसे हमारे एशियन या इंडियन कल्चर को ही ले लो, हमारे यहाँ पे गॉड के ऊपर बिलीफ लोगों का बहुत ज़्यादा है। अब उस केस में काउंसलर जो है, जैसे अगर वो अपनी काउंसलिंग के टाइम पे अगर जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर एक जो क्वालिटी होती है उसका यूज़ करता है, और उसमें वो गलती से भी अगर किसी एशियन के सामने किसी गॉड को लेके सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज़ करता है, तो वो चीज़ क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा ऑड हो सकती है। तो काउंसलर को बहुत ज़्यादा ही माइन्यूटली इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्रिटिकली सोचते हुए अपनी काउंसलिंग जो है उसको आगे बढ़ाना होता है। इसलिए यहाँ पे काउंसलिंग और गाइडेंस में ये लोग मल्टी कल्चर की बात कर रहे हैं। अब इसमें ये हिस्ट्री है पूरी मल्टी कल्चर की, इसको हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है कि अलग अलग देशों में अलग अलग
क्या कल्चर्स हैं वो इन्होंने यहाँ पे मोस्टली बताया हुआ है। तो इंडिया का तो जैसे हमें पता ही है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख ये सब है। ऐसे इंडोनेशिया में क्या क्या कल्चर्स हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से अलग कल्चर्स हैं। तो ये इन्होंने एक जनरल हिस्ट्री सी बताई हुई है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम सीधा इस टॉपिक पे आते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है कि मल्टीकल्चरल काउंसलिंग एंड गाइडेंस कैसे होती है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इन्होंने बताए हुए हैं। जैसे द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर कुड बी सीन एज लिंक थ्रेड। ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स who have developed cultures with both similarities and differences। मतलब हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर के हों, हम सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और हम में डिफरेंसेस भी हैं। कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे कल्चर में जो सब जगह मिलेगी आपको, और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखना है गाइडेंस और काउंसलिंग के टाइम पे। कल्चर सराउंड्स अस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ एंड वी लर्न आवर होम कल्चर और कल्चर्स नेचुरली इन एवरीडे इंटरेक्शन। तो जैसे ही एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके आसपास पहले ही उसका कल्चर ऑलरेडी उसके आसपास होता है, और उसी कल्चर के बीच में वो बड़ा होता है, सब चीज़ें सीखता है अपने कल्चर के बारे में नेचुरली डे टू डे इंटरेक्शन में। अपने घर में जब इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट अदर से इंटरेक्शन करना शुरू करता है, धीरे धीरे वो आगे जाता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें वो अपने कल्चर में सीखता है डेली इंटरेक्शन से, पेरेंट्स से, टीचर से, नेबरहुड से। वी आर ऑफन अनअवेयर ऑफ आवर ओन कल्चर, देयरफॉर बिकमिंग अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ वंस ओन कल्चर इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये क्लाइंट के लिए भी बोल रहे हैं कि क्लाइंट को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसके कल्चर की वजह से उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने एक ब्रॉनफेन बैनर की थ्योरी पढ़ी थी जब हमने 11th क्लास में कल्चर के ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने ये बताया हुआ था कि जैसे बच्चे के आसपास उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है, माइक्रो फिर मैक्रो। वो थ्योरी एग्जैक्टली यही बता रही है कि कैसे एक इंडिविजुअल के आसपास उसका कल्चर उसको इफेक्ट करता है। तो शुरुआत में तो उसके पेरेंट्स होते हैं, फिर उसके टीचर्स आ जाते हैं, फिर नेबरहुड आ जाता है, फिर उसके वर्क कल्चर आ जाता है। लेकिन ये इंडिविजुअल भी अवेयर होना चाहिए कि ये चीज़ें उसके ऊपर इफेक्ट कैसे डाल रही हैं, हम क्यों हैं ऐसे, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है। आपकी थिंकिंग आज के टाइम पे जो भी है या जो आपके बिलीफ है, वो आपको इतनी अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि वो आपके कल्चर की वजह से है। अगर आप कहीं और होते या किसी और कंट्री में होते तो आपके बिलीव्स भी अलग होते, आपकी प्रॉब्लम्स भी अलग तरह की होती। Learning our culture is not just passive assimilation, but we also construct culture together with other human beings। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कल्चर सिर्फ पैसिव एसिमिलेशन नहीं है कि आप बस जो चीज़ें आपको मिल रहा है आप इकट्ठा करते जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई सामान मिल रहा है कल्चर से जो आप अपने दिमाग में भरते जा रहे हो। आप कल्चर बनाते भी ऑल टुगेदर मिलके। अब जैसे जैसे नई जनरेशन आती जाती है कल्चर बदलता रहता है, तो हम कल्चर बना भी रहे हैं और कल्चर से सीख भी रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कल्चर के बारे में इस चीज़ को ध्यान रखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बेशक वो काउंसलर हो या क्लाइंट हो। अब ये जैसे कह रहे हैं यहाँ पे कि मल्टीकल्चरलिज्म की बात इसलिए हो रही है क्योंकि काउंसलर और क्लाइंट दोनों में ही फ़र्क होता है। ये फ़र्क क्यों होता है? क्योंकि दोनों के कल्चर में फ़र्क आ जाता है, दोनों की सोशलाइजेशन बहुत अलग तरीके से हुई है, चाइल्ड रेयरिंग बहुत अलग तरीके से हुई है। चाइल्ड रेयरिंग में जैसे बाहर की कंट्रीज़ में बच्चों को बहुत इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया जाता है, एशियन कंट्रीज़ में उनको बहुत पैम्परिंग करी जाती है। तो कई बार तो इसी से लोगों की पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस बहुत डिफरेंट है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के टाइम पे क्या करना है, काउंसलर को ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो उनकी अपनी यूनिक हिस्ट्री है, यूनिक कल्चर है, किसका, क्लाइंट का, मतलब उसके जेंडर से रिलेटेड, सोशल क्लास जहाँ से वो आया है, रिलीजन, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग करनी है। चैलेंजेस क्या हो जाते हैं इसमें? इमिग्रेशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म। इमिग्रेशन मतलब जैसे लोग इधर से उधर जाते हैं, दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहने लग जाते हैं, कल्चरल का मिक्सअप हो जाता है, ए कल्चरेशन हो जाती है। तो वो थोड़े से चैलेंजेस होते हैं। ए कल्चरेशन में जैसे अगर आप इंडियन हो, आप बाहर कहीं रहते हो तो आप वहाँ का कल्चर अडॉप्ट कर लेते हो। तो इमिग्रेशन से, मल्टीकल्चरलिज्म से चैलेंजिंग कई बार हो जाता है जब एक से ज़्यादा कल्चर मिक्स हो जाते हैं किसी इंडिविजुअल में।
Guidance in the broad sense refers to a range of processes designed to enable individuals to make informed choices and transitions related to their educational. तो ये वाली डेफिनेशन हमने एक्चुअली पहले भी पढ़ रही है गाइडेंस की, कि गाइडेंस हमें एनेबल करता है डिसीजन लेने में, ट्रांजिशन फेज को क्रॉस करने में, चॉइस करने में गाइडेंस हमें हेल्प करती है. काउंसलिंग यूजुअली हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और हमें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए की जाती है, ताकि हम इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके. गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज प्रेफर टू सीन एज कंपेनियंस. अब गाइडेंस एंड काउंसलिंग को कंपेनियन बोल रहे हैं क्योंकि ये एक साथ काम करते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए मल्टीकल्चरल सोसाइटी में. बट इन मोस्ट केसेस द टर्म मल्टीकल्चरल काउंसलिंग इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ट्विन टर्म मल्टीकल्चरल गाइडेंस एंड काउंसलिंग. मतलब यूजुअली क्या कहते हैं, मल्टीकल्चरल काउंसलिंग कहते हैं. गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों नहीं बोला जाता है, गाइडेंस बोलने की ज़रूरत नहीं होती है. अगर आप मल्टीकल्चरल काउंसलिंग की बात कर रहे हो मतलब उसमें गाइडेंस ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है. अब यहाँ पे देखो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ट्रेंड्स है, मल्टीकल्चरल काउंसलिंग के ट्रेंड्स क्या हैं. तो यहाँ पे दो मेजर ट्रेंड्स हैं. एक है यूनिवर्सल ट्रेंड विच एम्फेसाइजेस दैट ऑल काउंसलिंग is multicultural. All individuals belong to many cultures that are different from those of others. एक यूनिवर्सल ट्रेंड तो ये कह रहा है कि आपके तो सारे ही क्लाइंट मल्टीकल्चरल होते हैं, मतलब वो बहुत सारे कल्चर्स को बिलोंग करते हैं, एक कल्चर को नहीं करते. तो सारे क्लाइंट आपके मल्टीकल्चरल है, ये यूनिवर्सल ट्रेंड है. ठीक है. तो मैनी कल्चर्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर, मतलब अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं सारे इंडिविजुअल. दूसरा ट्रेंड कह रहे हैं द कल्चर स्पेसिफिक ट्रेंड है, जो कल्चर स्पेसिफिक कल्चर के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि देर इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर स्पेसिफिक नॉलेज एंड द स्पेशल नेचर ऑफ सर्टेन कल्चर ग्रुप्स. तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए जिस कल्चर का वो क्लाइंट है. अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड अ कल्चरल ग्रुप इज डिफाइंड मेनली बाय रेस एंड एथनिक बैकग्राउंड. तो वो कौन से रेस का है, कौन से एथनिक बैकग्राउंड का है, वो स्पेसिफिक होगी नॉलेज. एक तो यूनिवर्सल ट्रेंड है जो कह रहा है कि हर एक इंडिविजुअल इस वर्ल्ड में मल्टीकल्चरल है. वो जैसे हम हैं, हम बेशक हम एशियन कल्चर है, इंडियन कल्चर है हमारा, बट हम लोगों ने कितनी सारी वेस्टर्न चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं. हमारी बिलीफ, हमारी थिंकिंग कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन. इसलिए हम मल्टीकल्चरल हो चुके हैं ऑलरेडी. बट एक स्पेसिफिक कल्चर भी है हमारा जिसको हम छोड़ते नहीं हैं, तो उसकी नॉलेज भी काउंसलर को होनी ज़रूरी है कि कौन से एथनिक बैकग्राउंड से क्लाइंट बिलोंग करता है और कौन सी रेस से आया है. ये दोनों ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर रोल ऑफ काउंसलर है इसमें कि ट्रेन काउंसलर जो होता है ही मस्ट बी अवेयर ऑफ हाउ देयर ओन कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस हैव इन्फ्लुएंस्ड एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बायसेस. जो काउंसलर का खुद का कल्चरल बैकग्राउंड है, अब काउंसलर भी तो किसी कल्चर से आया हुआ है, तो उसकी भी तो बिलीफ, एटीट्यूड, वैल्यू सारी चीज़ें उसके कल्चर की वजह से है. तो उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो जो पर्सन है एज अ काउंसलर, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसके जो बिलीफ है, उसकी वैल्यूज़ हैं, वो उसके खुद के कल्चर की वजह से हैं. तो अपने कल्चर की सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए और अपने कल्चर से सेंसिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है. तभी वो क्लाइंट के कल्चर और अपने कल्चर में डिफरेंस को समझ पाएगा. दे आर एबल टू रिकोगनाइज द लिमिट्स ऑफ देयर मल्टीकल्चरल कॉम्पिटेंसी एंड एक्सपर्टीज. अपनी क्या लिमिट्स हैं, उसके काउंसलर की कल्चरल की क्या लिमिट्स हैं, उसकी क्या एक्सपर्टीज हैं, और क्लाइंट और उसमें क्या डिफरेंस है. ये उसको तभी समझ आएगा जब उसे ये पता होगा काउंसलर को कि उसके कल्चर में क्या है और सामने वाला क्लाइंट है और उसका कल्चर क्या है और दोनों में फ़र्क क्या है. तो ये होना बहुत ज़रूरी है नॉलेज. काउंसलर्स आर अवेयर ऑफ देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशनल रिएक्शंस, प्लस अपने खुद के क्या रिएक्शंस हैं उनकी. जैसे पर्टिकुलर एक रेस या एथनिक ग्रुप को लेके काउंसलर के अगर कोई रिएक्शन नेगेटिव है या किसी ग्रुप को लेके काउंसलर का रिएक्शन पॉजिटिव है, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो वो उसकी काउंसलिंग के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है. मतलब उसके लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है कि काउंसलिंग के टाइम पे अगर कोई ऐसे पर्टिकुलर एथनिक बैकग्राउंड का क्लाइंट आता है जिसको देख के काउंसलर बहुत नेगेटिव हो जाता है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो उसकी उस टाइम उसकी काउंसलिंग के लिए बहुत ख़राब चीज़ है. तो काउंसलर को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहीं उसके मन में या उसके बिलीफ सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि वो किसी के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव सोचता है किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड के लिए. They are willing to contrast their own beliefs and attitudes with those of their culturally different clients in a non-judgmental fashion. देखो अब यहाँ क्या करना है,
अगर सपोज एक काउंसलर है जिसको एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड के क्लाइंट के बैकग्राउंड से मतलब उसको वो इतना ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि कंफर्टेबल नहीं होता है उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के लोगों से डील करना काउंसलर को, तो एज अ गुड काउंसलर उसको उस टाइम पे क्या करना है, उसको अपने खुद के बिलीफ और एटीट्यूड्स को कॉन्ट्राडिक्ट करना है, उसको अपने बिलीफ को और एटीट्यूड्स को उस टाइम पे पीछे रख के नॉन जजमेंटल फैशन में क्लाइंट के साथ डील करना है। उस टाइम पे उसका क्लाइंट जो है वो उसके पास हेल्प के लिए आया है, तो चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी रेस का हो, काउंसलर ने उस टाइम पे अपने बिलीफ को, अपने जो भी कल्चर के एटीट्यूड को बीच में नहीं आने देना है। दे आर अवेयर ऑफ देयर स्टीरियोटाइप एंड प्री कंसीव नोशन दैट दे मे होल्ड टूवर्ड। तो अगर काउंसलर के कल्चर में कोई स्टीरियोटाइप है किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड को लेके, उसके कल्चर में कोई चीज़ मानी जाती है, तो उस चीज़ को उस टाइम पे उसने पीछे रखना है, अपनी काउंसलिंग के बीच में नहीं आने देना है। अपने कल्चर से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उसके क्लाइंट का नुकसान हो जाए, काउंसलिंग का नुकसान हो जाए, और यहाँ आप उस क्लाइंट को जज करने लग जाओ, ऐसी कोई चीज़ काउंसलिंग के बीच में नहीं आनी चाहिए। काउंसलर्स रिस्पेक्ट क्लाइंट्स रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बिलीफ। काउंसलर को क्लाइंट के रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीव्स को रिस्पेक्ट करनी है, उसके वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करनी है, और ऐसी चीज़ों को भी जो अलाउड नहीं है, जैसे कुछ टैबूज होते हैं, हर एक कल्चर में एक टैबू होता है जो अलाउड नहीं होता है। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में सिबलिंग का सेक्सुअल रिलेशनशिप एक टैबू है। इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको भी क्लाइंट, काउंसलर को क्लाइंट की जो भी टैबूज हैं, उसके कल्चर की जो भी चीज़ें हैं, उसको रिस्पेक्टफुली सुनना है और रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ वो काउंसलर नॉन जजमेंटल है, वो जज नहीं कर रहा है उसको, वो बस उसको समझ रहा है क्लाइंट को। They value bilingualism and do not view another language as impediment to counseling। और अगर bilingualism है मतलब दूसरे कल्चर, दूसरी लैंग्वेज में अगर बात करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ को वैल्यू दी जानी चाहिए, काउंसलर को उसको उस टाइम पे और ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अपनी काउंसलिंग को और बेटर बनाने के लिए। फिर इसके आगे, काउंसलर अंडरस्टैंड हाउ रेस, कल्चर, एथनिसिटी एंड सो फॉर्थ में अफेक्ट पर्सनालिटी फॉर्मेशन, वोकेशनल चॉइसेस, मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हेल्प सीकिंग बिहेवियर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब काउंसलर को ये समझ में आता है कि कैसे किसी का रेस, कल्चर, एथनिक बैकग्राउंड, किसी की पर्सनालिटी या उसकी मतलब ये सारी चीज़ें कैसे उसके करियर चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। क्यों हम इंडियंस जो हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के करियर चॉइसेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो इंडियन जो वुमेन हैं उनको क्यों टीचिंग जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, क्यों हमारे पर्टिकुलर करियर चॉइसेस वेस्टर्न वुमेन के करियर चॉइसेस से अलग होते हैं, इसमें कल्चर का क्या रोल है, कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये सारी चीज़ें भी काउंसलर को समझ में आनी चाहिए, तभी वो एक अच्छी काउंसलिंग और गाइडेंस दे पाएगा अपने क्लाइंट को। फिर अ ट्रेन्ड काउंसलर इज एबल टू एंगेज इन अ वेराइटी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल हेल्पिंग रिस्पॉन्सेज। ट्रेन काउंसलर है तो ऑब्वियसली वो उसके क्लाइंट के वर्बल मैसेजेस और नॉन वर्बल मैसेजेस भी पढ़ लेगा। नॉन वर्बल मैसेजेस क्या होते हैं, जो उसके हमारे जेस्चर्स होते हैं, हमारे फेशियल फीचर्स से जो हम कम्युनिकेट करते हैं, तो जो हम मुंह से नहीं बोल के हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, उसको हम नॉन वर्बल मैसेजेस बोलते हैं। So counselor should take responsibility for educating their clients through the process of psychological intervention such as goals, expectations, legal rights। काउंसलर रोज मतलब ये काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने क्लाइंट को भी एजुकेट करे और इंटरवेंशन में हेल्प करे, कोई चीज़ में बदलाव लाना है, किसी बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं, और गोल सेट करने में, एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में। तो ये था मल्टीकल्चरलिज्म। अब आते हैं पॉजिटिव हेल्थ, जिसके ऊपर कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ जाता है। तो पॉजिटिव हेल्थ का मतलब है कि पॉजिटिव हेल्थ मतलब कि कोई डिसीज़ नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है आपके अंदर। सो पॉजिटिविटी कैन बी ऑपरेशनलाइज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सीलेंट स्टेटस ऑन बायोलॉजिकल, सब्जेक्टिव एंड फंक्शनल मेजर। बायोलॉजिकली भी आप हेल्दी हो, सब्जेक्टिवली आप हेल्दी हो, और फंक्शनली भी आप बहुत हेल्दी हो। अब ये वाली डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी, ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है हेल्थ की, दैट हेल्थ इज़ अ कंप्लीट पॉजिटिव फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। ये WHO
ने हेल्थ की जो डेफिनेशन दी है कि हम हेल्थ किसे बोलते हैं, जब फिजिकली भी हम ठीक हो, मेंटली भी, सोशली भी, और कोई डिसीज और कोई इन्फॉर्मिटी, कोई कमी, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिसीज की कमी या डिसीज के एब्सेंस में हम किसी को हेल्दी बोलेंगे। हेल्दी बोलने के लिए वो फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली भी और सोशली भी। To reach to the state of complete physical, mental and social well-being, an individual or group must be able to identify and to change or cope with the environment. तो अगर आपको इस स्टेज पे पहुंचना है, हेल्थी स्टेज पे, तो उसके लिए आपको अपने एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना या उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना, कोप करना। तो इस तरीके से हम हेल्दी हो सकते हैं। The self-perception of healthy people characterized by having positive feeling। अब positive health इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो healthy होते हैं उनके अंदर positive feelings होती हैं, एक self control की feeling होती है कि मैं अपने आप पे और अपने situation पे control कर सकता हूँ। Optimistic vision होता है future का कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मैं आगे कुछ अच्छा करूँगा और मैं उसी के लिए रोज काम करता हूँ। उनका एक ड्राइविंग फोर्स होता है जिसकी वजह से आप रोज सुबह उठ के मेहनत करने जाते हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको रोज मोटिवेट कर रही है, ठीक है। और वो लोग मेहनत से डरते नहीं हैं, उल्टा उसके अपने ऊपर और काम करके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि उस पर्सन में पॉजिटिव फीलिंग्स हैं और सब्जेक्टिव वेलबींग है। अब इसमें कुछ ओरिएंटेशंस हैं कि कैसे हम पॉजिटिव हेल्थ को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं फिलोसॉफिकल वे में। तो फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशंस हैं, जैसे पहला पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है, ये फर्स्ट पर्सपेक्टिव है फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन का, हेडोनिज्म होता है। एक हेडोनिज्म का मतलब होता है कि हम सब ना हमेशा प्लेजर के लिए, हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं। तो हेडोनिज्म विच डिफाइंस वेल बीइंग एज द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट एंड एब्सेंस ऑफ नेगेटिव। मतलब वेल बीइंग तब आएगा जब हम सबको प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस होंगे, हमें पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, नेगेटिव नहीं मिलेंगी, हमारा मूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिविटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। द आइडिया बिहाइंड हेडोनिज्म इज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लाइफ इज टू एक्सपीरियंस ग्रेटर पॉसिबल अमाउंट ऑफ प्लेजर, कि हमें सबसे ज़्यादा अपने आप को खुश रखना है, हैप्पी रखना है, इसको हेडोनिज्म कहते हैं। और इससे हम वेल बीइंग हमारी मेंटेन हो सकती है। दूसरा आइडिया क्या है, यूडेमोनिया। यूडेमोनिया क्या है, यूडेमोनिया का मतलब है एकदम खुल के जीना जिसे बोलते हैं। तो ये सेकंड पर्सपेक्टिव है जिसमें ये बोला गया है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही बढ़ाना है, मतलब हमें पूरे तरीके से हर तरीके से बहुत खुश होके और खुल के जीना है, चाहे वो नेगेटिव मूवमेंट हो चाहे वो पॉजिटिव मूवमेंट हो, हर एक मूवमेंट को बहुत खुल के जीना है। तो रेफर टू लिविंग फुली और टू अलाउ द रिचेस्ट ह्यूमन पोटेंशियल पॉसिबल, मतलब जितना ज़्यादा हम अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करना है, दैट इज यूडेमोनिया। ये दोनों फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन के कॉन्सेप्ट है वेलबींग को लेकर। अच्छा, मॉडर्न साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, द कॉन्सेप्ट स्टेमिंग फ्रॉम हेडोनिक साइकोलॉजिस्ट इज सब्जेक्टिव वेलबींग। जो हमने ऊपर वाला पढ़ा हेडोनिज्म, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, नेगेटिव फीलिंग्स को हटा देना चाहिए, उसी से आजकल के टाइम पे सब्जेक्टिव वेलबींग एक टॉपिक निकल के आता है। सब्जेक्टिव वेलबींग का मतलब है अफेक्टिव बैलेंस, हमारे जो मूड है, हमारे जो इमोशंस है उसमें बैलेंस होना चाहिए। तो अगेन वो यही कह रहा है कि नेगेटिव इमोशंस को माइनस करना है और पॉजिटिव को प्लस करते जाना है। सेकेंडली, देर इज अ परसीव्ड लाइफ सेटिस्फैक्शन विच इज मोर स्टेबल एंड हैज अ ग्रेटर कॉग्निटिव कंपोनेंट। परसीव्ड लाइफ सेटिस्फैक्शन मतलब हम अपनी लाइफ में कितना सेटिस्फाइड अपने आप को फील करते हैं। ओके, तो दिस इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ये सब्जेक्टिव वेलबींग का। Now, each dimensions of psychological well-being poses a different challenge that people find in their efforts to function positively. तो कुछ challenges होते हैं जो हमें आगे अच्छा well-being में, जब हम चाहते हैं कि हम सब खुश रहें, हैप्पी रहें, सेटिस्फाइड रहें, लेकिन कुछ ऐसे challenges होते हैं जो हमें ओवरकम करने होते हैं। और वो ये बता रहे हैं, तो चैलेंज होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस का। Have a positive self regard that includes awareness of physical personal limitations। मतलब आपकी जो लिमिटेशन है ना, उसको आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, आप किस चीज़ के आगे जाने से डरते हो, आप कितना कर सकते हो, इससे आगे आप नहीं कर पाओगे। तो वो सेल्फ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपके अंदर।
आपको अपने आप को अनरियलिस्टिक नहीं दिखाना होता है, आपको अपनी लिमिट्स क्लियरली स्पेसिफाई करनी होती हैं। दे हैव डेवलप्ड एंड केप्ट वार्म टाइज विद अदर्स, आपके दूसरों के साथ वार्म कनेक्शंस हैं, अच्छे बॉन्ड्स हैं, पॉजिटिव रिलेशंस हैं। दे क्रिएट अ सराउंडिंग कंटेक्स्ट सो एज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड डिजायर्स, कुछ इस तरह का कंटेक्स्ट, इस तरह का एनवायरनमेंट बनाते हैं जिससे उनके नीड्स और डिजायर्स पूरे हो सकें। तो इस तरह से कुछ काम करते हैं अपने लिए और अपने आप का एनवायरनमेंट ऐसा बनाते हैं कि उनके धीरे धीरे नीड्स पूरे हो सके। दे हैव डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनल फ्रीडम, अपनी इंडिविजुअलिटी की स्ट्रॉन्ग सेंस हो, अपने ऊपर कंट्रोल हो, अपनी फ्रीडम के ऊपर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए बेसिकली। दे हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन इन लाइफ दैट यूनिफाइज देयर एफर्ट्स एंड चैलेंजेस, एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में, जो काम कर रहे हो आपको उस पर्पस की तरफ लेके जा रहा है, आप जिस चीज पे भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो वो आपके लाइफ का गोल अचीव करने में आपकी हेल्प कर रहा है। दे हैव अ डायनामिक ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का वो होना चाहिए अंदर, मोटिवेशन, हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करने का, चाहे आप कहीं काम कर रहे हो चाहे पढ़ाई कर रहे हो, आपके अंदर एक पर्सनल ग्रोथ की जो जील है ना वो होनी चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे डेवलप होना है, मुझे कुछ नया करना है। इसमें ना एक सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी भी आती है। इसका क्या मतलब है कि यूडेमोनिज्म और सेल्फ रियलाइजेशन दोनों ही बहुत ज़रूरी है हमारे वेलबींग और पॉजिटिव हेल्थ के लिए। The self-determination theory states that healthy psychological functioning implies adequate satisfaction of all three basic psychological needs, namely autonomy, competence and relatedness। जब ये तीनों needs हमारे पूरे होंगे तो हमें ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा और हमारी सेटिस्फैक्शन रहेगी। ऑटोनॉमी मतलब एक फ्रीडम हो, सेल्फ कंट्रोल हो, कॉम्पिटेंस मतलब हमारे अंदर स्किल्स हो, और रिलेटेडनेस हो, जो हम कर रहे हैं वो हमें रिलेटेड लगे अपने गोल से, और कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, हमारे गोल्स और हमारे एक्शन में कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों से हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। रोल ऑफ ऑप्टिमिज्म क्या होता है पॉजिटिव हेल्थ में, ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें नहीं पता है। ऑप्टिमिज्म का क्या मतलब है, हमेशा पॉजिटिव सोचना। तो पॉजिटिव हेल्थ यानी कि आपकी हेल्थ अच्छी तो तभी होगी जब आप पॉजिटिव सोचोगे, आप हमेशा होपफुल रहोगे, हमेशा होप होनी चाहिए, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए अपने आप से, उनको पूरा करना आना चाहिए, चैलेंजेस को ओवरकम करना आना चाहिए। तो ये आपको पॉजिटिव हेल्थ की तरफ लेके जाता है। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें और रह गया जो कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है, उसका नाम है पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी में ये बात कर रहे हैं डेवलपिंग मेंटल हेल्थ इन यंग पीपल में। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या साइकोलॉजी है, ये भी आपकी वेल बीइंग के बारे में ही बात करती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये एमर्जिंग फील्ड है पॉजिटिव साइकोलॉजी की, जिसमें दिस सीक्स टू ब्रिंग बैलेंस टू मेंटल हेल्थ रिसर्च थ्रू द स्टडी एंड प्रमोशन ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। मतलब कैसे मेंटल हेल्थ रिसर्च के ऊपर को बैलेंस करने के लिए प्रमोशन कर रहे हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ की, मतलब हमारी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स होती हैं उनको प्रमोट करके हम कैसे मेंटल हेल्थ बैलेंस कर सकते हैं अपनी। तो इसके ऊपर जो रिसर्च चल रही है उसको आजकल हम पॉजिटिव साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि एक इन्होंने कमीशन है ऑन पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट 2006 में जो शुरू हुआ है, उसमें पॉजिटिव साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को 5 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे दी हुई है, एक तो पॉजिटिव इमोशंस है जिसमें जॉय, कंटेंटमेंट, लव आता है। दूसरा है फ्लो, इसको जिसको डिफाइन किया हुआ इन्होंने, द साइकोलॉजिकल स्टेट दैट अकम्पनीज हाईली एंगेजिंग एक्टिविटी। मतलब इस तरह की एक्टिविटीज आप कर रहे हो जिसमें आप अपने आप को एंगेज रखते हो, तो एक फ्लो बनता है आपके काम का, इसको फ्लो इन्होंने नाम दिया, जिससे आपका माइंड जो है वो एंगेज रहता है किसी ना किसी चीज में। थर्ड है लाइफ सेटिस्फैक्शन इन द सेंस दैट वंस ओन लाइफ इज गुड विच को रिलेट्स विद करेक्टरिस्टिक्स सच एज सेल्फ एस्टीम, रेजिलियंसी, ऑप्टिमिज्म। मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप में है, सेल्फ एस्टीम है, रेजिलियंसी है, ऑप्टिमिज्म है, आप सेल्फ रिलायंट हो, हेल्दी हैबिट्स हैं, प्रो सोशल बिहेवियर है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ को लाइफ सेटिस्फैक्शन की तरफ जाती हैं। चौथा पॉइंट है करेक्टर स्ट्रेंथ, जिसमें क्यूरियोसिटी, काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड, ह्यूमर, ऑप्टिमिज्म, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और पांचवी चीज़ है कॉम्पिटेंसीज, सोशल इमोशनल, मतलब सोशल कॉम्पिटेंसीज हो गई, इमोशनल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, मॉरल, मतलब इन सारी चीज़ों में क्या कॉम्पिटेंसीज हैं आपकी। तो ये जो 5 ब्रॉड करेक्टरिस्टिक्स हैं
दे जेस्टर टुवर्ड अ मच मोर वाइब्रेंट विजन ऑफ मेंटल हेल्थ, मतलब ये आपकी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा वाइब्रेंट बनाते हैं और बेटर बनाते हैं। एंड दे माइट क्रिएट सपोर्ट अपॉर्चुनिटी सर्विसेज टू प्रमोट ऑप्टिमम हेल्थ। पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर इन सारी ब्रॉड कैटेगरीज के लिए आजकल काम किया जा रहा है। तो ये टॉपिक जो है कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, इसको इतना ही करेंगे। अब आगे इसमें जो टॉपिक्स हैं वो एग्ज़ाम में कभी नहीं आते हैं और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस यूनिट को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।